वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, हमने पॉलिटी स्टार्ट की थी जिसमें हमने सबसे पहले संविधान के भाग देखे, उसके बाद अनुच्छेद देखे। तो संविधान में 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं। 395 से ज़्यादा है, लेकिन अब इनके सब पार्ट्स बनते जा रहे हैं। तो हमें 395 अनुच्छेद में क्या क्या है ये हमें देखना है। इसकी शुरुआत हमने की थी तो हमने 1 से 35 तक अनुच्छेद देख लिए थे और जिसमें हमने भाग 3 तक कवर कर लिया था। भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र भारत का, उसके बाद नागरिकता और फिर हमने पढ़े मौलिक अधिकार। तो भाग 3 तक हमने पढ़ लिया और जिसमें 35 अनुच्छेद। भाग 3 का जरूर याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद कितने 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है भाग 3 में। ठीक है, बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये कन्फ्यूज़न बहुत रहता है। भाग 3, भाग 4, भाग 3 में है 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP जिसको कहते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से शुरू हो जाते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं इनकी। सबसे पहले आर्टिकल 36 अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। इसके बाद अनुच्छेद 37 में इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना है। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ऐसा कहा गया है। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका जो नेचर होता है, इनकी प्रकृति कैसी है, आप मतलब जो सरकार है, सरकार को क्या करना चाहिए समाज के लिए, सरकार को देश के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और ये सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं। सरकार चाहे, अगर सरकार को लगता है कि समाज के लिए अच्छा है तो ये करेगी काम, उसके लिए कानून बना सकती है। तो बस सरकार के क्या काम होने चाहिए, क्या सरकार की कर्तव्य है, ये समझ सकते हैं, ये इसमें दिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य जो है वो व्यक्ति के कर्तव्य हैं समाज के प्रति, कि व्यक्ति को अपने क्या क्या कर्तव्य फॉलो करने चाहिए। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं यानी मौलिक अधिकार हैं, वो सरकार पर बाध्यकारी हैं, वो व्यक्ति के अधिकार हैं। ठीक है ना। तो ये कंफ्यूज, अभी इसमें हम जो अंदर है, अंतर के बिंदु भी देख ही लेंगे जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। चलिए अगला अनुच्छेद देखते हैं। 39 हमने देखा, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 का जोड़ा गया, इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता रखी गई कि सभी के लिए समान न्याय होना चाहिए और निःशुल्क विधिक सहायता दी जानी चाहिए। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है अनुच्छेद 40 से ग्राम पंचायतों का संगठन। तो ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत था और सरकार ने किया भी ग्राम पंचायतों का संगठन किया गया भारत में, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40। इसके बाद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार। ये प्रश्न पूछे जाते हैं PPSC वगैरह में, बहुत पूछे गए हैं प्रश्न, UPPSC भी पूछ सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 42 में क्या है, काम की न्याय संगत और मानवेचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध होना। अनुच्छेद 43 क्या कहता है, कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि। अनुच्छेद 43 का क्या कहता है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, कि जो उद्योग हैं उनके प्रबंधों में कर्मकार भाग ले सकते हैं। इसके बाद 43 का भी है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। और 43 खा है सहकारी समितियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। इसके बाद अनुच्छेद 44, ये भी इंपॉर्टेंट है, समान सिविल संहिता जिसकी बात लगातार चलती रहती है। तो नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में दी गई है। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करता है। ठीक है, और इसी के तहत बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सरकार के द्वारा दी भी जाती है और इसको अभी तो मतलब ड्यूटी भी बना दिया है, राइट भी है। ठीक है ना, शिक्षा का अधिकार। इसके बाद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करता है। इसके बाद अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है कि राज्य पोषाहार मतलब पोषण युक्त आहार सभी को उपलब्ध हो सके, जीवन स्तर ऊंचा हो सके। जीवन स्तर कैसे ऊंचा होगा, अगर शिक्षा अच्छी होगी तो जीवन स्तर ऊंचा होगा। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। ठीक है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास, ये 3 बुनियादी सुविधाएं कही जाती हैं जिनसे जीवन स्तर अच्छा बनता है। इसके बाद लोक स्वास्थ्य को भी सुधार करना राज्य का कर्तव्य है, तो इस पर सरकार ध्यान देती है। इसके बाद अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 के बाद से बिल्कुल याद कर लेना है आपको 51 तक। 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, 48 काम में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा है कि सरकार का कर्तव्य है कि वो पर्यावरण का संरक्षण करे, संवर्धन करे और वन्य जीवों की रक्षा के लिए भी प्रयास करे। अनुच्छेद 39 49
अनुच्छेद 49 है, ये 49 है, राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। तो देखिए ये आपको यहाँ नीति निर्देशक तत्व में भी है, और एक अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे, मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, तो उसमें भी मिलेगा कि हमें जो राष्ट्रीय हमारी चीज़ें हैं, राष्ट्रीय धरोहर है, उसकी सुरक्षा करना है, उसको नुकसान नहीं पहुँचाना है। तो सरकार भी देखेगी और व्यक्तिगत तौर पर हमें भी देखना है। इसके बाद अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृत्ति दी गई है। इसके बाद आते हैं भाग 4 का भी। तो भाग 4 का इसको जोड़ा गया बाद में, ये मूल संविधान में नहीं थे, मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, इसको मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और 51 का यहाँ ऐड किया गया मूल कर्तव्य के रूप में। ठीक है, तो हमारे कुछ मूल कर्तव्य हैं जिसमें हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना है, और बालकों के माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दें। तो ऐसे कुछ करके कर्तव्य हैं। इसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 में ये प्रश्न पूछा जाता है, भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किस में है? अनुच्छेद 52 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 43 में 53 में 53 में 52-53। इसके बाद अगला अनुच्छेद है 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन है अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है अनुच्छेद 55 में। पदावधि के कितने अवधि तक उसका पद रहेगा, राष्ट्रपति का पद कितनी अवधि तक रह सकता है, यह अनुच्छेद 56 में बताया गया है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं बताई गई हैं। इसके बाद है अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या होंगी। ठीक है ना, कि भारत का नागरिक हो, दिवालिया न हो, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर अनुच्छेद 7 में है राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61, यहाँ से प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, आर्टिकल 61। आर्टिकल 62, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय क्या होगा, और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि क्या होगी। फिर अनुच्छेद 63, भारत का उपराष्ट्रपति आ जाएगा। 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना आ जाएगा। यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कहाँ पर हैं? देखो 52 से लेकर 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 62 अनुच्छेद तक है। ठीक है ना। 62 की बात देख रहे हैं, 63 में उपराष्ट्रपति आ गया, 64 में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, ये आ गया। ठीक है ना। इसके बाद आता है फिर 65 में फिर से राष्ट्रपति आ जाएगा। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना और उसके कृत्यों का निर्वहन करना। अगर राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति काम करेगा। ये अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति से संबंधित। उसके बाद ये भी अनुच्छेद जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से संबंधित है। 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 85, 111, 112, 123, 143। ठीक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। और ये 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद भी करना अच्छे से। इसके बाद अगला देखते हैं हम अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। 67 में पदावधि है। 68 में क्या दिया गया है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसको कैसे भरा जाएगा, उसका निर्वाचन कैसे होगा। फिर अगर आकस्मिक रिक्ति है तो उसको भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अगर जो है उसकी पदावधि क्या होगी। फिर 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान है। 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृत्यों का निर्वहन करना है। 71 में फिर राष्ट्रपति आगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संसक्त विषय है। 72 में क्षमता आदि की कुछ मामलों में दंडादेश का निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। 74, इसके बाद फिर 74 से केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और साथ ही साथ हमने मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखे। इसके आगे जो आर्टिकल्स हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले पार्ट के रूप में। जुड़े रहें चैनल के साथ, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके अलावा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अभी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक नया एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, एजुकेशन विथ ज्ञान सर। तो उस नाम से जो एप्लीकेशन है उसमें आपको यूपी पुलिस के बैचेस मिल रहे हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस में। 100 रुपये में बैच दिया जा रहा है और 50 रुपये की टेस्ट सीरीज़ है। तो अगर आप यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।